Congratulations all the dear students of NDA 2025 सेकेंड एग्जाम आज कंप्लीट हुआ है। राजस्थान एनडीए एकेडमी सीकर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत सटीक विश्लेषण लेके आए हैं एनडीए का जो सेट बी है वो मेरे हाथ में है। अब हम लोग वन बाय वन आपको, हमारी पूरी टीम आपको पूरा सॉल्यूशन विद आंसर की और जितना पॉसिबल हो पाएगा सॉल्यूशन, जितना आपको चाहिए उतना सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। दोस्तों मैं इंजीनियर महेश सिंह शेखावत पिछले 13 ईयर से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और राजस्थान एनडीए एकेडमी की जो इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपके लिए एक सौगात है। आप अपने आंसर चेक करिए और हमें अपने आंसर्स बताइए कि किसका कितना स्कोर बैठ रहा है। चलो आंसर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका था सेट बी का, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डिपेंड करती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसे डिग्री बोलते हैं, ठीक है। अब देखो उसमें भी एक चीज होती है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव होना चाहिए। यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो पावर फ्रैक्शंस में होती है उन्हें हमें रिमूव आउट करना होता है। तो पावर फ्रैक्शन में यहाँ 3/2 है या 5/2 है। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो d2y/dx2 है उसकी पावर जो बचेगी वो बचेगी 3। यानी हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। यानी कि यहाँ पे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया ऑप्शन ए। जिस कैंडिडेट का ऑप्शन ए सही है वो आंसर सही है। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, व्हाट इज एन, स्मॉल ये लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है n+1 x माइनस, ये दोस्तों इसको बोलते हैं GIF फंक्शन मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी जानते हैं। देखिए दोस्तों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को यदि नॉर्मली आप देखोगे, आप जैसे सपोज करिए कि मैंने कहा 1.5, इसको लिख सकते हैं 1 + 0.5। जो ये पार्ट होता है इसको हम लोग लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट और ये जो पार्ट होता है ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट। तो इस फंक्शन में जब x = 1 लेंगे तो इस तरीके से आप लोग जब x = 1 लेंगे तो इस फंक्शन की जो नेचुरल नंबर्स से रिलेटेड इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास 1/2। तो जिस कैंडिडेट का भी 1/2 आंसर सही है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट y = x e⁻²x इज द सॉल्यूशन ऑफ dy/dx। ठीक है, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। अगला है y = ln mod x + cx इज द सॉल्यूशन ऑफ dy/dx। अब आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ k इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होते हैं दोस्तों, जैसे मान लो सपोज करो कि मैंने आपसे कहा y = a sin x + b cos x। जब मैं ये कहता हूं और मैं आपसे ये कहता हूं कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना आता है तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए ये जो कांस्टेंट्स हैं इनको बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट AC। इसके हिसाब से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम करनी पड़ती है, डबल डेरिवेटिव करना पड़ता है। डबल डेरिवेटिव का जो भी इक्वेशन बनती है वो आपकी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx 10⁻x 10⁻⁻ = 2। तो इसमें देखिए आप 10⁻ जो -x है इसको आप लिख सकते हैं 1/10⁻x। इसको आप लिखेंगे 1/10⁻x और आप जब इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके जब ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाने के बाद 10⁻x को जब आप t मानेंगे और इसका बेसिक इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो आपके पास इसका करेक्ट आंसर आएगा C। तो जिस भी कैंडिडेट का आंसर C है 1/ln 10 इनवर्स ऑफ 10⁻x + C वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों देखो 6 क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट पे आधारित है। आपसे कहा गया है, ए वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक वायर है, सपोज करिए एक वायर है, इसकी लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। किसी वायर की लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब हम इससे क्या बनाना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि रेक्टेंगल ऑफ द लार्जेस्ट एरिया इज स्क्वायर। अब सपोज करिए कि मुझे इससे स्क्वायर बनाना है और आप सब जानते हैं कि एक स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है। इट मींस 20 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 4 से, ये 5 ओके। यदि मैं इसका एरिया निकालना चाहूं तो आएगा 25
ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन है द रेक्टेंगल ऑफ द लार्जेस्ट एरिया इज स्क्वायर, पहला स्टेटमेंट ये है, ओके। दूसरा, इट इज पॉसिबल टू फॉर्म ए रेक्टेंगल ऑफ एन एरिया 27 सेंटीमीटर, मतलब आप 20 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि आपके पास 27 आ जाए मल्टीप्लाई करने पर एरिया। तो आप जब भी देखेंगे तो आपके पास इसका करेक्ट आंसर जो आएगा लार्जेस्ट एरिया, हमेशा देख लीजिए जब भी फैक्टर करते हो तो स्क्वायर जो होता है ना, स्क्वायर साइड्स जब इक्वल होती है स्क्वायर होता है उसका लार्जेस्ट एरिया, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर है। जिस भी कैंडिडेट का ए आंसर है वो बिल्कुल सही है, ओके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 7 क्या है, I1 इक्वल टू ई स्क्वायर, ये आपकी लोअर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट है, अपर लिमिट। इंटीग्रेशन में आपको दे रखा है ln x dx अपॉन ln x, I2 में आपको दे रखा है e टू दी पावर x अपॉन x dx। दोस्तों देखिए जब आप इसमें e टू दी पावर x को t रखेंगे, e टू दी पावर x को t रखेंगे, e टू दी पावर x को t रखने के बाद आप जब लिमिट चेंज करेंगे तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू है इससे मैच कर जाएगी। उसके बाद जब आप दोनों को सोल्व करेंगे दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, तो I1 इज इक्वल टू I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो इस केस में आपका जो आंसर आएगा वो ए आएगा। जिस भी स्टूडेंट का आंसर ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। What is the area of the region bounded by mod of x less than equal to 2k? देखिए जब लाइन की इक्वेशन जब आप जानते हैं mod of x को, जब लाइन की इक्वेशन लिखेंगे आप, mod of x दो फॉर्मेट में खुलता है, माइनस एक्स में प्लस एक्स में, और उसके बाद जब mod of y लेस देन इक्वल टू k, जब इन दोनों के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे आप ग्राफ, और इसके बाद k इज ए पॉजिटिव रियल नंबर्स भी अपने को दिया है, और हमसे जब एरिया पूछा है, इस बाउंडेड रीजन का एरिया जब पूछेगा इक्वेशन ऑफ लाइंस को सोल्व करने के बाद वो आएगा 8k स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर है 8k स्क्वायर। तो जिस भी स्टूडेंट का आंसर 8k स्क्वायर है वो करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दोस्तों आज आपको सबसे ज्यादा जरूरत है सटीक आंसर्स की। आप सॉल्यूशन पे ज्यादा नहीं जाएंगे, आपको ज्यादा सटीक आंसर और एक हिंट की जरूरत है, वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी आप हमारे राजस्थान एनडी एकेडमी के चैनल से जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर है 9 क्वेश्चन देखिए आप, इसको आराम से पढ़िए, क्वेश्चन टफ नहीं है, लैंग्वेज इसकी थोड़ी सी लेंदी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5। इससे रिलेटेड आपको दिया एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल एक्स लेस देन 5 एक्स ग्रेटर देन 5। देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आपको पता है, आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट पता है कि एफ एक्स बराबर यदि कोई फंक्शन दे रखा होता है तो हम लोग एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स को 0 करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद फिर हम लोग इंटरवल सेट करते हैं, इंटरवल सेट करते ही हम लोग जब पॉइंट्स जब रखते हैं नेगेटिव एफ डैश एक्स लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, फिर डबल डेरिवेटिव करते हैं, वहां से जब इस कंसेप्ट को यूज करते हैं हम लोग, उससे आप जब इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। इसका स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट, ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आ जाते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेम वही क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। आप एफ एक्स आपको फंक्शन दिया हुआ, एफ डैश एक्स आप निकालेंगे, उसके बाद में आपको कहा गया है कि द फंक्शन एफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 128 बाई एक्स ए मिनिमम वैल्यू 48 एट एक्स इक्वल टू 4। देखिए दोस्तों जब इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, एफ डबल डैश एक्स करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 4, और यदि एफ डबल डैश एक्स की लेस देन और ग्रेटर देन वैल्यू के बेस पे हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम डिसाइड करते हैं, तो इसके अंदर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सी। इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। और अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन और बताता हूँ, उसके बाद मेरे साथी आपको आगे का सॉल्यूशन बताएंगे। अब आगे के क्वेश्चन जो है दोस्तों 11 और 12, ये अब आपका एक कैलकुलस का बेसिक क्वेश्चन है। अब देखिए इसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इंस्ट्रक्शन के बेस पे जैसे फॉर द फॉलोइंग 2 आइटम्स आपको लिमिट निकालनी है, ठीक है। अब लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, ये आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे, इन्हें आप फॉलो करना है। उसके बाद में कहा गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, ये निकालना है। अब इसके बेस पे देखो दोस्तों, जब आप इसको यूज करेंगे तो आप देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस कोस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए 0 माइनस का मतलब है कि हम लोगों को ये फंक्शन यूज करना है इसके हिसाब से। अब जब आप करेंगे तो आप 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा देखो 2 साइन एक्स बाई एक्स
और साइन एक्स बाई एक्स। और आपको एक बात का पता है कि लिमिट जब x टेंस टू 0 होता है साइन एक्स बाई एक्स क्या 1 होता है। इसके बेस पे जो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि ये यहाँ पर जो वैल्यूज हो जाएंगी ये 1 1 हो जाएंगी और आंसर आ जाएगा आपका 2। इसी पे बेस अगला क्वेश्चन है कि 0 माइनस व्हाट इज द लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस के लिए जो आपको फंक्शन दिया हुआ था यहाँ पे ये फंक्शन यूज करना है। दोस्तों जब आप इसमें LH रूल लगाएंगे तो फर्स्ट हैंड आपको फर्स्ट स्टेटमेंट जब आप करेंगे फर्स्ट टाइम ही LH रूल लगाते ही आपका जो आंसर आएगा, इसमें लिमिटिंग वैल्यू का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपके पास 8। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब आगे का जो भी सॉल्यूशन है मेरे साथ मिस्टर प्रमोद सर मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे फैकल्टी हैं, वो आपके सामने आएंगे और आगे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो आप अपने आंसर्स आप सटीकता से चेक करिए। थैंक यू। आइए सर आप आगे के सॉल्यूशन को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रमोद कुमार। क्या हाल चाल? आज के पेपर को जब आप अटेम्प्ट करके आए हो तो आपने नोटिस किया कि काफी मॉडरेट पेपर था, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। ये कह सकते हैं कि टफ नहीं थे बट लेंदी थे। और जो स्टूडेंट कुछ लेंदी क्वेश्चंस को स्किप करते हुए पेपर को अटेम्प्ट कर गया उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। दिक्कत सिर्फ यही हो सकती है कि अगर लेंदी क्वेश्चंस में फंस गया, जैसे अभी हम आंसर की बना रहे थे, काफी लंबा टाइम हमने लिया आंसर की बनाने में, तो हमने ये नोटिस किया कि बहुत से सवाल ऐसे थे जिनकी कैलकुलेशन में टाइम लग रहा था। और मेरिट का अगर आपको पिछले सालों का देखोगे तो बहुत ही कम मेरिट एनडीए की रहती है। बच्चे क्यों मात खाते हैं क्वेश्चंस को करते वक्त? क्योंकि वो लेंदी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आंसर की स्टडी में हम आगे देखें, ये 13 नंबर से जो क्वेश्चन है इसके लिए एक डायरेक्शन दे रखी है। डायरेक्शन में जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू मोड एक्स, जिस बच्चे को इस फंक्शन का ग्राफ पता है उस बच्चे के लिए यह क्वेश्चन बड़ा ही फास्ट होने वाला है। x इंटू मोड एक्स का ग्राफ ये आएगा और इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें -1 रख के लिमिट निकालेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो फंक्शन है ये एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है और ये जो फंक्शन है ये माइनस के एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें माइनस वाली वैल्यू रखेंगे, इट मींस नेगेटिव वैल्यू। तो आप खुद देखो कि ग्राफ में जब यहां माइनस का 1 रखूंगा, स्क्वायर से उस माइनस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आंसर -1 ही रह जाएगा। ऐसे ही 14 नंबर के क्वेश्चन पे सेम, जैसे पिछली बार ये कह रहा था कि व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ग्राफ जिसको आता है वो एरिया में भी गड़बड़ नहीं करेगा। एरिया हमें फाइंड आउट करना है -2 और 1 के बिटवीन। तो x इक्वल्स टू -2 की ग्राफ इधर रहेगी और x इक्वल्स टू 1 ये रहेगा। दोनों के बीच का हमें एरिया फाइंड करना है। कुछ बच्चों ने ऐसा हुआ होगा कि एरिया फाइंड करते वक्त इंटीग्रेशन का यूज किया होगा और -2 to 1 लिमिट लगा दी होगी, तो उसके बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो गया होगा। क्योंकि जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं तो x एक्सिस के पॉजिटिव साइड वाली तरफ तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव साइड में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका इंटीग्रेशन नेगेटिव आ सकता है और एरिया नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए आपको इसे मोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका, अगर आप मोड फाइंड आउट करके निकालते हो तो आपका आंसर मिलेगा 3। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 15 है, 15 नंबर का क्वेश्चन, ये भी उसी ग्राफ पर रिप्रेजेंट है। देखो एनडीए हर साल क्या करती है, कनेक्टेड क्वेश्चन देती है और कनेक्टेड क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा फायदा होता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये 3 क्वेश्चन दिए, इसको डेरिवेशन में टाइम लग रहा है। पहले क्वेश्चन के डेरिवेशन में टाइम लगता है, लेकिन उससे कनेक्टेड जितने भी 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन होते हैं बड़ी फास्ट हो जाते हैं। देखो ये ग्राफ आपको बड़ी इजी में बता पा रही है कि जैसे जैसे आप इसमें x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, फंक्शन ऊपर की तरफ इंक्रीज होते हुए जा रहा है। इट मींस -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट तक आप पूरे इंटरवल में जब ग्राफ को देखोगे तो इंक्रीज रहेगा। और फंक्शन क्या बोल रहा है, द फंक्शन इज इंक्रीज इन -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट। इट मींस स्टेटमेंट सही है। दूसरी तरफ ये क्या बोल रहा है, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। डिफरेंशिएबल कब नहीं होता बच्चों फंक्शन? ऐसा तो एनसीईआरटी जो पढ़ते हैं तब भी सीखा होता है कि या तो शार्प कॉर्नर बने, शार्प कॉर्नर बने तब डिफरेंशिएबल नहीं होता है, अदरवाइज अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तब डिफरेंशिएबल नहीं होता है। यहां पे नहीं तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और नहीं शार्प कॉर्नर बन रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही होने की वजह से आप इसका आंसर करोगे सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बड़ा ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन था और बड़ा सिंपल भी था। इसमें आपको क्वेश्चन करने के लिए सेम डायरेक्शन को ध्यान में रखना है। इस फंक्शन की जो ये वैल्यू है
वो यहां पे और यहां पे जब आप रखोगे इस फंक्शन की जगह, तो आप x अपॉन 1 माइनस एक्स रखोगे ही रखोगे। इस फंक्शन की जगह आप x अपॉन 1 माइनस एक्स रखोगे, और x कितना है हमारे पास, x प्लस 1। जैसे आप इसको सोल्व करोगे, जैसे इसका आंसर आया, वैसे आप में 16 नंबर पे फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही 17 नंबर के क्वेश्चन को देखो। 17 नंबर का क्वेश्चन भी उसी जगह से लिया गया है। इसमें भी आप जब उस फंक्शन की वैल्यू रखोगे x अपॉन 1 माइनस एक्स, तो x की जगह रूट एक्स फिलअप की दिएगा, x की जगह रूट एक्स प्लस 1 फिलअप किया जाएगा, और जब आप कैलकुलेशन करोगे तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा, सब माइनस हो जाएंगे और आंसर मिलेगा 0। तो एक ही क्वेश्चन, एक ही कॉन्सेप्ट 3 क्वेश्चन को करेक्ट करता है। ये वाला क्वेश्चन देखिए सर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 18, 19 और 20, तीनों क्वेश्चन इस पे फिक्स किए हुए। अब ये कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप भी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि सर इसका डिफरेंशिएशन काफी लेंथी होगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि आपको डिफरेंशिएशन लेंथी लग रहा होगा, लेकिन साथ में ये भी नोटिस किया करो कि इसी से कनेक्टेड 3 क्वेश्चन है, तो एक साथ आपके 7.5 नंबर इंक्लूड हो जाएंगे। देखो कैसे करते हैं। जैसे ही आपने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया होगा, सबसे पहले क्या पूछना चाह रहा है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व एट x इक्वल्स टू 0.5। आपको पता है स्लोप जब होता है वो डिफरेंशिएशन को ही स्लोप बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन में हो सकता है आपको टाइम लगा हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन में log का करोगे, फिर u अपॉन v लगाओगे, u अपॉन v में फिर u इंटू v एक बार और लगना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम आपको लग सकता है। लेकिन उससे एक क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहा, 3 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। देखना, जैसे आपने वो डिफरेंशिएशन किया, उस डिफरेंशिएशन में आप जैसे ही वैल्यू रखोगे 0.5, तो आपको फर्स्ट का आंसर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वही डिफरेंशिएशन की हुई, जो एक बार आपने डिफरेंशिएशन किया उसका डबल डिफरेंशिएशन करके फिर आप 0 रखोगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में उसी डिफरेंशिएशन में x की जगह पर आप साइन थीटा रखोगे, तब आपको आंसर मिल जाएगा थीटा से क्यूब थीटा। तो ये कह सकते हो कि एक बार डिफरेंशिएशन करने में टाइम लगा होगा, लेकिन वही एक बार डिफरेंशिएशन किया हुआ आपके 3 क्वेश्चन में काम आ रहा है। इसलिए डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में स्किप करने से बचें। एनडीए हर बार डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में कनेक्टेड सवाल देती है, तो आप कई बार बच्चों को लगता है कि सर ये क्वेश्चन बहुत लेंथी जाएगा, लेकिन कनेक्टेड होने की वजह से वो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल होता है। ये जो क्वेश्चन है, कुछ बच्चों ने इसको स्किप किया होगा, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप समझते हो, देखो सवाल है, बोल रहा है प्लेन P पैरेलल टू अ लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो। एक लाइन है, उसके प्लेन पैरेलल जा रहा है, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो तो दिए हुए, एंड कंटेन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन फर्स्ट एंड सेकंड। वो लाइन इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जा रहा है। जिस बच्चे को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता है कि 2 प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो लाइन बनती है, और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेंगे, दोनों प्लेन में जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट करने से। इतनी सी बात अगर उसको नोट से, क्लासरूम से पढ़ी हुई याद आ गई, तो फिर वो क्या करेगा, इस प्लेन और इस प्लेन का क्रॉस प्रोडक्ट करेगा, इनके डायरेक्शन रेशियो का क्रॉस प्रोडक्ट करेगा, तो उसको लाइन के डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। दोनों प्लेन के क्रॉस प्रोडक्ट से जो डायरेक्शन रेशियो मिलेंगे वही उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो इसमें जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आपको आंसर मिलेगा बी। तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें, जो नोट्स में कहीं छुपा पड़ा हो और आप एंड वक्त पे भूल गए हो, तब तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। जब आपको ऊपर उस लाइन के पैरेलल जो प्लेन है उसकी इक्वेशन बनाने के लिए डायरेक्शन रेशियो आपके पास आ गए, और साथ ही साथ दूसरी जो लाइन दी हुई ऊपर उसके डायरेक्शन रेशियो भी आ गए। उनकी हेल्प से आप 22 का जो क्वेश्चन करेंगे, सेटिस्फाई करवाओगे पॉइंट्स को, तो आपको ए ऑप्शन मिलेगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, ये जो क्वेश्चन है ये कह सकते हो कि आप इसको स्किप कर सकते थे। सर कैसे, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन इतना टाइम लेके जाती है कनेक्टेड होने के बावजूद। जैसे कि हम आपसे ये कहें कि स्पेयर की बात हो रही है,
तो आपने अगर क्लास में पढ़ा हो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, एक तो स्क्वायर की ये इक्वेशन आपके दिमाग में आई होगी जब आप एग्जाम में होंगे, लेकिन ये स्क्वायर तो स्पेसिफिक स्क्वायर होता है, स्पेसिफिक जिसका सेंटर हमेशा ओरिजिन हो। और यहां पे स्पेसिफिक स्क्वायर की बात नहीं करी, इन पॉइंट्स को पास करके जाने वाले स्क्वायर की बात हो रही है। तो आपने नोटिस किया होगा कि इसके अलावा भी स्क्वायर की एक इक्वेशन आपके पास और हुआ करती थी, x माइनस यू का होल स्क्वायर, y माइनस v का होल स्क्वायर, z माइनस w का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। इसमें ये u v w तो उसके सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, बट x y z किसको रिप्रेजेंट करता है? x y z तो वेरिएबल पॉइंट है, उस x y z वेरिएबल पॉइंट पर ही आपको ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करवा के इक्वेशन बनानी थी। तीन इक्वेशन बनेगी, तीनों इक्वेशन को एलिमिनेट करके आप u v w सेंटर निकालोगे, और सेंटर निकालने के बाद उस सेंटर को इसमें रखोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगी। तो काफी लेंथी क्वेश्चन था, हम लोगों ने किया है, बट एग्जाम में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ये स्किप करने वाले क्वेश्चंस में से था। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि जो लेंथी क्वेश्चन को स्किप करते हुए चलता है तो आपको इस तरह से उसकी रेडियस मिलने वाली है। दूसरा, जैसे ही आपने वो जब डेरिवेशन किया आपको सेंटर मिला, और ये क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन डज द सेंटर ऑफ द एस, एस मींस स्फीयर, तो वो सेंटर से जो प्लेन जा रहा है, सेंटर आपके पास सॉल्यूशन में मिला होगा, और उस सेंटर को पास करवाओगे तो इस पॉइंट पे पास करेगा। काफी लेंथी क्वेश्चन था, तो वो स्मार्ट बच्चे माने जाएंगे जो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करते हुए चलेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी डी आर 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है और बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस जब चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ते हो, मतलब जिसने भी 3D पढ़ा होगा, मैं नहीं मानता कि एक वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा। 3D के पॉइंट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपके पास 3 पॉइंट हैं तो चौथा पॉइंट आप अपने आप निकाल सकते हो। 3 पॉइंट अपने पास क्या क्या है, 1 -1 and 0, -2 1 and 8 एंड -1 2 and 7। फोर्थ पॉइंट निकालने के लिए एक छोटी सी ट्रिक काम लेती है कि अपोजिट पॉइंट को माइनस करेंगे एंड इन अपोजिट पॉइंट्स को ऐड करेंगे। तो आप 1 और -1 को ऐड करोगे, उसमें से -2 करोगे तो 2 मिल जाएगा, और जैसे ही 2 मिल गया, अगर स्मार्ट बच्चा है, एग्जाम का हेजिटेशन नहीं है, तो वो ऑप्शन को देखेगा, वो आगे के y और z निकालेगा ही नहीं, उसको पता है कि 2 एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो 25 का ऑप्शन यही मिल जाएगा। 26 देखो, द एंगल ऑफ BCD इज थीटा, देन व्हाट इज द कोस स्क्वायर थीटा। जैसे हमने वो डायग्राम बनाया A, B, C एंड D, और हमारे पास चारों वर्टाइसेस मिल चुके, तो फिर BCD एंगल मींस ये एंगल C फाइंड करना, और चारों वर्टाइसेस मिल चुके तो आप BC के डायरेक्शन रेशियो और CD के डायरेक्शन रेशियो फाइंड करके जो है फॉर्मूला लगाओगे, BC डॉट CD अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ BC एंड मैग्नीट्यूड ऑफ CD, और ऐसे करके कोस थीटा की जो वैल्यू मिलेगी उसका स्क्वायर कर दोगे, तो बड़ा इजी वे में आंसर मिल जाएगा। और इसका जो आंसर हमने फाइंड किया 27/77, इस तरह से ये आंसर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ m द इक्वेशन y इक्वल टू mx माइनस m प्लस 2। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना था, इक्वेशन थी y इक्वल्स टू mx माइनस m प्लस 2। क्वेश्चन ने क्या मेंशन किया है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ m। अगर आप m की वैल्यू बदल बदल के 2-3 तरीके से, कभी 1 कभी 2 कभी 3, इस तरह से इक्वेशन फाइंड करोगे, तो सबसे पहले आपको यह समझ में आएगा जब y इक्वल टू 1x माइनस 1 प्लस 2 1 हो जाएगा, y इक्वल टू 2x माइनस 2 प्लस 2 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 3x माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा। इसको देखने से समझ में आया कि हर बार स्लोप अलग अलग है, हर बार स्लोप अलग अलग होने की वजह से लाइन पैरेलल तो नहीं हो सकती, तो पहला ऑप्शन तो कट हो गया। फिर द लाइन सेम लाइन भी नहीं हो सकती, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ये बोल रहा है लाइन एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। आपको पता है ओरिजिन से जब डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो उसकी जो ट्रिक होती है √a² + b², इस ट्रिक को यूज करेंगे तो हर एक लाइन में अलग अलग डिस्टेंस मिलती है, तो फिर ये ऑप्शन भी नहीं है। तो इसलिए अगर आप स्किप मेथड यूज करना चाहते हो और 3 पॉइंट आपने स्किप कर दिए तो 4 ही इसका करेक्ट आंसर है। और अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट कंकरेंट चेक करना चाहते हो तो कंकरेंट का जो मेथड है A1 B1 C1 A2 B2 एंड C2 A3 B3 एंड C3,
डिटरमिनेट की वैल्यू अगर 0 आती है तो कंकरेंट होगा, तो आप ABC की कंकरेंट वाले कॉन्सेप्ट से भी यूज कर सकते हैं, या स्किप मेथड जो होता है उससे भी आप क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है 28 नंबर के क्वेश्चन में, द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट AB एंड CD। आगे के क्वेश्चन को अगर आप एक बार गौर से नहीं देखें, अपने पास एक पॉइंट है, लोकस वाला पॉइंट है, मतलब मूविंग पॉइंट है, और वो दो पॉइंट AB और CD इनसे इक्वल डिस्टेंस पे बताया जा रहा है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट 9th-10th क्लास से आप सीखते हुए आ रहे हो। इक्वी डिस्टेंट, अगर आप इसको A लेट करते हो, बाकी B लेट करते हो, C लेट करते हो, तो आप ऐसा लिख सकते हो AB इक्वल टू CD। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको सेम ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। सेम इस स्ट्रक्चर में जब आप चीजों को फाइंड करोगे तो लास्ट में जो यहां K बचेगा वही आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें जब आप सोल्व करोगे तो आपको K की वैल्यू D मिलेगी। ऐसे ही 29 वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर जिस बच्चे ने पहले वो क्वेश्चन किए जो वन लाइनर है, जिनको पढ़ते ही बिना कुछ लिखे हुए या मात्र एक लाइन लिखकर आंसर फाइंड कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को अगर पहले अटेम्प्ट किया है तो उनमें से एक 29 नंबर का क्वेश्चन भी मिलता है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है? इस इक्वेशन के बारे में पूछना चाह रहा है कि x² प्लस 3y इक्वल्स टू 0 किसे रिप्रेजेंट कर रही है? x² इक्वल्स टू -3y। जैसे आप देखोगे आपको समझ में आएगा कि ये तो पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। पैराबोला भी कौन सा? डाउनवर्ड पैराबोला। तो अच्छा सर, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है? द इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट ओपन अपवर्ड। हमने क्या पता किया? डाउनवर्ड। इट मींस स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, द एक्सिस ऑफ पैराबोला इट x इक्वल्स टू 0। पैराबोला की एक्सिस हमें डायग्राम में दिखाई दे रही है, x इक्वल्स टू 0 ही है। इट मींस सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द इक्वेशन ऑफ द लेटस रेक्टम इज। लेटस रेक्टम आपको पता है फोकस से फाइंड करते हैं, फोकस से पास करके जाती है। फॉर्मूला होता है y इक्वल टू -a। तो हमारे पास y इक्वल टू -a कितना होगा सर? a होगा 3/4। और यहां से जो लेटस रेक्टम की इक्वेशन आई वैसी इक्वेशन यहां पे नहीं है। सवाल वाले ने चालाकी की है, लगभग मिलती जुलती इक्वेशन बनाई है, लेकिन जब आप इसको सोल्व करोगे 4y इक्वल्स टू -3, 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो बिल्कुल मिलती जुलती इक्वेशन बनाई है बट एग्जैक्ट नहीं है। इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। ओनली 2। फिर नेक्स्ट देखें, ये जो है स्ट्रेट लाइन का बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जब हम स्ट्रेट लाइन की फॉर्म पढ़ते हैं, 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, 3 पॉइंट फॉर्म, तभी आपको एक इंटरसेप्ट फॉर्म भी मिलती है। इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, इस टाइप की फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। और ये a और b है, ये इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस और ये इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस होता है। सवाल ने क्या कहा है? व्हाट इज द सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑफ द लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो x एक्सिस वाले इंटरसेप्ट और y वाले इंटरसेप्ट का समेशन हमें करना है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारे क्वेश्चन में x अपॉन a प्लस y अपॉन b मान के चले तो फिर यहां पे 1 नहीं है, तो सबसे पहले यहां 1 बनाए। तो देखिए x अपॉन a स्क्वायर प्लस y अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 1 अगर हम एक बार माने, और फिर जो मल्टीप्लाई वाला पोर्शन है, मल्टीप्लाई वाले पोर्शन को इधर लेके आए, ये डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद जो x अपॉन जो भी पोर्शन आपको मिलेगा प्लस y अपॉन जो भी पोर्शन आपको मिलेगा इक्वल्स टू 1, ये दोनों होंगे x और y एक्सिस पे बनने वाले इंटरसेप्ट। और उन इंटरसेप्ट्स को जब आप ऐड करोगे तो आपका जो आंसर मिलने वाला है वो होगा 2। नेक्स्ट हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन है। हार्मोनिक मीन के क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अपने को हार्मोनिक मीन फाइंड करना था, और हार्मोनिक मीन में डेटा कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 अपॉन 1 अपॉन जो भी डेटा है प्लस 1 अपॉन सेकेंड डेटा प्लस 1 अपॉन थर्ड
प्लस 1/4 और ऐसे ही प्लस 1/5 डेटा। फर्स्ट डेटा क्या था? 10C3, 10C4, 10C5, 10C6 एंड 10C7। और जब इस पूरी कैलकुलेशन को आप सोल्व करोगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट 32 प्रोबेबिलिटी से लिया हुआ क्वेश्चन है। इन अ सैंपल सर्वे ऑफ द विलेज द प्रोबेबिलिटी दैट फार्मर इज इन डेबिट इज 0.60। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 रैंडमली सिलेक्टेड फार्मर्स आर इन डेबिट? तो देखिए 3 फार्मर किसान है और उनको सिलेक्ट किया गया और तीनों ही शायद ये डायबिटिक के लिए बोलना चाह रहा है। तीनों ही फार्मर्स जो है वो अगर डायबिटिक हो तो फर्स्ट के लिए 0.60, इट मींस हम ऐसा कह सकते हैं 60/100। नेक्स्ट के लिए भी 60/100 एंड थर्ड उसके लिए भी 60/100। जब आप इनको कैंसिल आउट करोगे तो आपको मिलेगा 216/1000, जिससे कि आंसर मिलेगा 0.216, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली ऑन ए लैपटॉप इज 0.68 दैट इज ऑल्सो ऑन ए डेस्कटॉप। लैपटॉप के लिए अगर आप ए मेजर करते हो या डिनोट करते हो, डेस्कटॉप के लिए आप बी डिनोट करते हो, तो 0.68 एंड 0.56 ये इनकी प्रोबेबिलिटी। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट इट ऑन बोथ, इट मींस अगर आप ए इंटरसेक्शन बी के लिए यूज करते हो तो 0.48। आगे क्या करना चाह रहा है? देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली सिलेक्टेड फैमिली ऑन लैपटॉप और डेस्कटॉप बोथ? इट मींस और वर्ड यूज करते ही प्रोबेबिलिटी का बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ए यूनियन बी के लिए बात कर रहा है और ए यूनियन बी के लिए अपने जो जो डेटा चाहिए वो अपने पास डेटा है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर आएगा 33, इसका आंसर आएगा 0.76। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही 34। इस 34 क्वेश्चन के लिए बोल रहा है एक अर्न अपने को दिया हुआ है जिसके लिए व्हाइट कलर की 10 बॉल है, रेड कलर की 5 बॉल है एंड व्हाइट और रेड 2 ही कलर की बॉल है। और पूछना क्या चाह रहा है? इफ 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर रेड? दोनों ही बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो इसके लिए क्या किया जाएगा? सबसे पहली रेड होगी तो 5/15, नेक्स्ट अगेन रेड, इट मींस 4/14। और जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे 34 नंबर के क्वेश्चन में और कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 2/21। तो इसके आगे के सॉल्यूशन हमें महेश सर बताएंगे। आइए सर। थैंक यू वेरी मच सर। बच्चों आप सभी को अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आंसर जल्दी से जल्दी जानने की। तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि आपको आंसर जल्दी से जल्दी पता लग जाए जिससे आप इवेल्युएशन कर सकें। तो मैं आपको आंसर्स पे लेके चलता हूँ। 34 तक सर ने बताया। 35 क्वेश्चन जो है 35 क्वेश्चन पढ़िएगा। 35 क्वेश्चन है। एन अर्न कंटेन्स 5 white and 6 red and 4 blue balls. 3 balls are drawn at random. What is the probability that a white ball, a red ball and a blue ball are drawn? दोस्तों आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं पूरे के पूरे प्रोबेबिलिटी में आपने एक ही चीज पढ़ी होगी। प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो होता है कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जब इस तरीके से आप जो इसके कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 24/91। ओके दोस्तों अब चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन में। सबसे पहले देखिए प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है मैथमेटिक्स का जिसमें लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप लैंग्वेज अच्छे से पढ़िए। आप देखिए ये कह रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बी यूज्ड? The number of trials is infinite, not fixed. The trials are independent. Each trial has 2 possible outcomes. आपने बर्नौलीज ट्रायल्स पढ़ी होगी कंसेप्ट। जब बर्नौलीज ट्रायल्स और इस तरह के कॉन्सेप्ट जब आप यूज करेंगे आपके पास आंसर आएगा इसका डी। ठीक है दोस्तों अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 37 क्वेश्चन पे। A person X speaks the truth 4 out of the 5 times. एक पर्सन है जिसका नाम X बोला गया। स्पीक्स यानी बोलता है ट्रूथ 4 out of 5 times. Okay, a person Y speaks the truth 5 out of 6 times. What is the probability that they will contradict each other in a
स्टैटिक मैनर। देखिए दोस्तों, जब भी इस तरीके का जब क्वेश्चन करते हैं हम कॉन्ट्राडिक्टरी, तो एक को हम लोग अफर्मेशन में लेते हैं, एक को नेगेशन में लेते हैं, एक को नेगेशन में लेते हैं, एक को अफर्मेशन में लेते हैं, और नेगेशन अफर्मेशन का जब कॉम्बिनेशन हम लोग बनाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 3/10। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट पासेज फिजिक्स टेस्ट इज 2/3 एंड द प्रोबेबिलिटी, देखिए फिजिक्स टेस्ट पास करने की प्रोबेबिलिटी यदि 2/3 दे रखी है तो पास नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/3 आ जाएगी। उसके बाद कहा गया द प्रोबेबिलिटी दैट पासेज बोथ द फिजिक्स टेस्ट एंड इंग्लिश टेस्ट, दोनों को पास करने की है 11/15। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट पासेज एटलीस्ट 1 टेस्ट इज 4/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पासेज इंग्लिश टेस्ट? आप जब इसको या तो आप डायरेक्ट कीजिए या फिर थोड़ा सा वेन डायग्राम का कंसेप्ट आप यूज करेंगे तो इसका आंसर आएगा बी 13/15। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, एन इवेंट एक्स कैन बी हैपन्स, एन इवेंट एक्स कैन बी हैपन विद द प्रोबेबिलिटी पी एंड इवेंट वाई कैन बी हैपन विद प्रोबेबिलिटी क्यू। यानी एक्स और वाई इवेंट के हैपन करने की आपको कंडीशंस दे रखी हैं। फर्दर एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में जब भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, स्टेटमेंट को सोल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा डी, नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकंड। तो दोस्तों 39 का आंसर होगा डी। इसी के लिए सबसे फास्ट और सटीक सॉल्यूशन के लिए आप राजस्थान एनडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाइए। अब आगे चलते हैं, 3 फेसेज ऑफ ए डाई। देखिए डाइस जो होता है, डाइस के बारे में आप बेसिक कंसेप्ट जानते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। डाइस में 6 ये डिजिट्स लिखे होते हैं। आगे कहा गया है 2 फेसेज आर वाइट एंड 1 फेस इज रेड। टोटल डाइस में 6 फेसेज होते हैं। ओके, द डाई इज टोस्ट 3 टाइम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कलर ब्लैक, व्हाइट एंड रेड अपीयर इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टोसेज? देखिए जब आप थर्ड टोसेज करेंगे, देखिए आप सबसे पहले आप डाइस में जो कंसेप्ट लगाएंगे, फर्स्ट रो में 6 की पावर 1, सेकंड में 6 की पावर 2, देन 6 की पावर 3, और जब n टाइम्स आप थ्रो करेंगे तो 6 की पावर n। जब आप इसके कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 1/36। एक फेवरेबल, ये जो 1/36 आया ये फेवरेबल आउटकम्स है, और ये जो आया है ये है टोटल आउटकम्स। द फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स को जब डिवाइड करेंगे आंसर आएगा आपका ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। देखिए ए फेयर कॉइन, एक तो होता है ट्विस्टेड कॉइन, एक होता है फेयर कॉइन। फेयर कॉइन का मतलब उस कॉइन से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। अब बताइए, जब कॉइन को हम लोग सिंगल टाइम जब करते हैं तो या तो हेड आता है या टेल आता है, तो इसके टोटल आउटकम्स आते हैं 2 to the power n यदि n टाइम्स करते हैं। 1 टाइम में 2 की पावर 1, 2 टाइम में 2 की पावर 2, 3 टाइम में 2 की पावर 3 एंड 4 टाइम में 2 की पावर 4, यानी 4 टाइम में इसके टोटल आउटकम्स बनेंगे 16। उसके बाद कह रहा है कि दैट 2 हेड्स डोंट अकर्स कंसेक्यूटिवली, यानी आपके पास 2 हेड्स कंसेक्यूटिवली नहीं आनी चाहिए। जब आप इसके फेवरेबल आउटकम्स निकालेंगे आपके पास आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा डी 1/2। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। 42, इन ए थ्रो ऑफ 3 डाइस इन ए थ्रो। देखिए यदि आप या तो आप ऐसे करिए, आप 3 डाइस को एक साथ थ्रो कर दीजिए। 3 डाइसेस आर थ्रोन सिंगल टाइम, या फिर आप कह दीजिए 1 डाइस थ्रो 3 टाइम्स। तो टोटल जो आउटकम्स आएंगे दोस्तों वो आएंगे 6 की पावर 3 216। ठीक है ना। उसके बाद आपसे कहा गया है आगे क्या है, 1 प्राइम नेचुरल नंबर, 1 कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स आप जानते ही हैं, प्राइम नंबर्स आते हैं द नंबर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाय अदर वन, एंड द कंपोजिट नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय अदर वन, और वी कैन से दैट द कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी फैक्टराइज्ड फर्दर। ओके, द नंबर एंड 1 नंबर विच इज नाइदर प्राइम और नोर कंपोजिट। एक ऐसा नंबर निकालना है जो ना तो प्राइम हो और नहीं कंपोजिट हो। तो प्राइम और कंपोजिट नंबर की जो कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे उसके बाद आपके पास आंसर जो आएगा इसका 1/6। क्वेश्चन नंबर 42। आफ्टर दैट वी मूव ऑन 43 नंबर क्वेश्चंस। एन इंटीजर इज चूजन। देखिए प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो क्वेश्चन आपको पढ़ने से समझ में नहीं आ रहे हो उन क्वेश्चन को आप स्किप करिए, बाकी जो बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड है उन क्वेश्चन को आप जरूर करें। एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम। इंटीजर चूज किया जाए फ्रॉम द फर्स्ट 50 इंटीजर्स, 1 से लेके और 50 इंटीजर 50 तक हम लोग इंटीजर चूज कर रहे हैं, राइट।
is the probability that the integer is neither divisible by 5 और 9। दोस्तों अब देखिए 5 से डिवाइड होने का क्या कंसेप्ट है, 5 से डिवाइड होने का जो कंसेप्ट है वो सीधा सीधा है कि यूनिट जो है यूनिट में 0 और 5 नहीं होना चाहिए। यदि 0 और 5 होगा तो डिवाइड होगा, अदर आप इस चीज को हटा देते हैं प्रोबेबिलिटी में तो ये नहीं होगा। 9 से डिवाइड यानी 3 से डिवाइड होने का जो कंसेप्ट है वो क्या है, यानी कि सम ऑफ नंबर्स, and 9 is the same concept is used, and we will use all the concept, then we get the answer 18 by 25. Okay, move on the next question, 44 out of the consecutive natural numbers 2 integers are chosen at random। ये कह रहे हैं कि 2 integers are chosen at random, 2 integers हम लोग चूज कर रहे हैं randomly। what is the probability that their sum is odd। देखिए 2 इंटीजर जब भी आप चूज करें, सपोज करें 1 किया आपने और 2 किया, अब आप सम करेंगे तो ये क्या आएगा, ओड सम आएगा, ओड आएगा। इस तरीके के जो भी आप प्रोबेबिलिटी बनाएंगे इसमें आंसर आएगा 25 by 49। नेक्स्ट मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 45, द स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए अब डेविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। डेविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन स्टैटिक्स का आपका पार्ट आपने पढ़ा होगा, जिसमें आपने 2 पढ़े होंगे, एक तो डिस्पर्जन पढ़ा होगा, एक सेंट्रल टेंडेंसी वाला टॉपिक पढ़ा होगा। उसमें कहा गया है कि द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 10। 100 ऑब्जर्वेशन का डेविएशन जो है आपको 10 दे रखा है, एंड इफ 20 इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, ये कह रहा है कि 20 हम लोगों ने ऐड किया है ईच ऑब्जर्वेशन में। ओके, देन व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए दोस्तों आपको एक बात का पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन्स कांस्टेंट व्हेनेवर वी ऐड एनी नंबर और एनी डिजिट इन द गिवन नंबर, सो दैट वी कैन गेट द आंसर 10। ओके, नाउ वी मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 46। ओके, 46 नंबर क्वेश्चन इज द सिमिलर वे, द क्वेश्चन इज रिलेटेड, जो क्वेश्चन है वो संबंधित है आपके डिस्ट्रीब्यूशन से। लेट x बी द रैंडम वेरिएबल फॉलोइंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर्स n की वैल्यू 5 दे रखी है आपको, एंड p इज इक्वल टू k। फर्दर p x इज इक्वल टू 1। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन को जब मैंने सोल्व किया, इस क्वेश्चन के बारे में मैं एक चीज बताऊं आपको, ये कैलकुलेशन में लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। आप जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 1/5k इज इक्वल टू 1 इस तरीके का कुछ आपके पास 5k इज इक्वल टू 1 इस तरीके का कुछ बनेगा। आगे k की वैल्यू आ जाएगी 1/5, इट मीन्स 0.2, आपका आंसर आ जाएगा इसमें A। ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 47, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन ए साइंस एग्जामिनेशन गिवन बिलो, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन। देखिए अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक मीन बेसिक, यदि हम लोग देखें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये वैसे बेसिक से सब बच्चे कर सकते हैं, ये आपके बेसिक क्लास है, 10th बेस भी है, ये थोड़ा हल्का सा जब आप देखेंगे इसके, जब आप इसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो आपका अरिथमेटिक मीन ऑब्टेन्ड होगा 25। द करेक्ट आंसर इज 25। ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 48, इफ PA इज इक्वल टू 0.3। देखिए एक चीज बताता हूं मैं आपको, जैसे PA दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ये आप देखेंगे तो NCERT जो 12th की बुक है उसका 13.1 जो एक्सरसाइज है उसी का ये क्वेश्चन, ये मान लीजिए आप, सेम कंसेप्ट अप्लाई हुआ है। PA आपको दे रखा है 0.3 एंड P भी दे रखा है आपको 0.4 एंड PA/B। देखो आपने पढ़ा होगा PA/B जो होगा, PA/B इट मीन्स P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब देखिए यहाँ पे हमें पूछा गया है वो PB/A, तो जब आप PB/A निकालेंगे, आपको पता है कि A इंटरसेक्शन B का हो या B इंटरसेक्शन A का हो, एक ही बात है, सिमिलर इन द न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, देन P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। इसका मतलब ये हो गया कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखिए PA/B की वैल्यू आपको दे रखी है, ये 0.5 दे रखा है, PB आपको ऑलरेडी दे रखा है, PB आपको ये दे रखा है, इस PA/B की आप वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। जैसे ही PA/B की वैल्यू निकालेंगे आप यहाँ पुट कीजिए उस वैल्यू को, और PA की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है। जब आप इस पूरा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और जब फर्दर आप सॉल्यूशन पे जाएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, ऑब्टेन्ड आंसर विल बी D। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 49 पे। 49 क्वेश्चन
एक बेसिक सा क्वेश्चन है, यदि आप इसको वेन डायग्राम से करें या फिर आप एक छोटा सा कंसेप्ट अप्लाई करें, पी ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इट मीन्स आप देखिए जब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे ए इंटरसेक्शन बी 2 बार कंसीडर हो जाता है, इसको एक बार हटा देते हैं। जब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे आप आंसर, तो आपके पास आ जाएगा 11/12। ए कॉम्प्लीमेंट का अर्थ है आपको कि उसका एलिमेंट आपको नहीं लेना है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50 जो है एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मीन आपको पता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वेरिएंस मतलब कह सकते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में या फिर डिस्पर्जन में ये वेरिएंस काम में लेती है। किसी भी मीन वैल्यू के रेस्पेक्ट में कोई भी डेटा कितना स्कैटर हो गया है, इससे रिलेटेड ये वेरिएंस होता है। ये कह रहा है कि हैव द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और अगला स्टेटमेंट आपको दे रखा है कि मीन डेविएशन, ये डिस्पर्जन का कंसेप्ट है, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन हैव द सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जब आप इसको जाएंगे इसका क्वेश्चन, तो इसमें स्टेटमेंट केवल सेकंड ओनली है। देखिए जब भी बच्चों ने ये क्वेश्चन किया होगा इसमें कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा कि यहाँ यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, तो जब हम डीपली इस क्वेश्चन में जाएंगे तो इसका स्टेटमेंट जो है सेकंड करेक्ट होगा। अब आते हैं हम लोग 51 क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन से पहले 51 क्वेश्चन से सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे लॉगरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए फॉर द फॉलोइंग 2 आइटम्स, यानी हमें 2 आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहले आपने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे। दोस्तों आपको log का जो बेसिक पता है, ये कह रहा है a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे यदि a स्क्वायर यदि मान लो 1 हो जाता है तो हमें पता है कि log 1 की वैल्यू होती है 0। log 1 की वैल्यू 0। आगे कहा गया है कि log ऑफ दिस वन मस्ट बी ग्रेटर देन 0। फर्दर बीटा स्क्वायर की वैल्यू दी गई है। जैसे आप log की प्रॉपर्टीज और log के, जैसे log की प्रॉपर्टी आज को पता है a टू दी बेस x हो, तो हमें पता है कि ये जो होता है x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, a डज नॉट इक्वल टू 1 एंड a मस्ट बी इक्वल टू 0। इन कंसेप्ट को और यहाँ पे जो ये कंस्ट्रेंट्स दे रखा है इसको हम ध्यान रखेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हाट इज बीटा इक्वल टू। तो बीटा की वैल्यू पूछी गई है, हम इन चीजों को यूज करेंगे तो अपने पास बीटा की वैल्यू आएगी, वो आएगी b। 51 में आएगा b। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जब आप इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। देखिए अल्फा और बीटा, आपको बीटा यहाँ पे दिया हुआ था, आपको बीटा यहाँ बीटा स्क्वायर की वैल्यू एक्चुअली दी हुई थी। बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे दी हुई थी आपको अल्फा, और log बेस में a स्क्वायर और यहाँ पे 0.5। ठीक है, जब इन कंस्टेंट को आप ध्यान रखेंगे तो आपके पास यहाँ पे 52 का आंसर आएगा, वो आएगा सी। अल्फा इज इक्वल टू -2 बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होते हैं। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा और बीटा होता है c/a। तो जब इनको जब आप यूज करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा सी। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है इसका एक वही अगेन 2 आइटम्स दे रखे हैं, मतलब यहाँ से हमें p की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, समीशन इस पढ़ा होगा बच्चों ने, दिस साइन इज समीशन ऑफ सीरीज एंड दिस वन इज ऑल्सो समीशन ऑफ सीरीज। यहाँ पे j इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, और आगे log बेस में 10 और 2 टू द पावर j। अगेन j इज इक्वल टू 1 to n log, यहाँ पे जो दिया हुआ है दोस्तों वहाँ पे यहाँ पे j इज इक्वल टू 1 log 10 है ये बेस में, और ये 5 टू द पावर j है, यहाँ 5 टू द पावर j है। ठीक है, इसको और इसको जब हम लोग p और q के लिए सोल्व करेंगे तो आगे कहा गया है कि p प्लस क्यू 16 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग। n की वैल्यू 11 आ रही है दोस्तों, n की जब वैल्यू हम लोग रखेंगे, n की वैल्यू 11 आ रही है और n की वैल्यू 11 आ रही है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू 11 जो है इसके बीच लाई कर रही है, तो n की वैल्यू आ गई 11। ओके, फर्दर जब हम लोग इसी दिए हुए उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को ध्यान रखेंगे तो उसके बाद p प्लस क्यू 15 दिया हुआ है, p प्लस क्यू 15 दिया हुआ है एंड q माइनस पी इक्वल टू हमसे पूछा गया, तो q माइनस पी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे d 15 log 10 बेस 2.5। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि एनडीए में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक, इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। देखो सबसे पहले दिया गया है आपको, ये आपको मैं थोड़ा सा करेक्ट करके बता देता हूँ। यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू पी दिया हुआ है, और कोस ए
प्लस कोस बी इज इक्वल टू क्यू दिया हुआ है। ये दो इक्वेशंस दे रखे, राइट। अब हमें क्या कहा गया है कि P अपॉन क्यू की वैल्यू निकालनी है। अब P अपॉन क्यू की वैल्यू निकालनी कैसे है? देखिए, इनको डायरेक्ट डिवाइड कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज करिए कि मैंने 1/√2 से यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ 1/√2 साइन ए प्लस 1/√2 साइन बी, ठीक है। इस तरीके से जब इसको इक्वल टू P लिखा, इसी तरीके से इसको भी मैंने अंडर 1/√2 से और √1/√2 से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके ये बनाया। इन दोनों इक्वेशन को जब मैं सोल्व करूंगा तो दोस्तों मेरे पास आ जाएगा साइन a प्लस बी बाई 2 अपॉन कोस a प्लस बी बाई 2। और आपको पता है साइन अपॉन कोस, साइन थीटा अपॉन कोस tan थीटा, तो फर्दर हमारे पास आ जाएगा tan a प्लस बी बाई 2। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें आ जाएगा tan ऑफ a प्लस बी बाई 2, इट मीन्स सी आंसर आ जाएगा। अब आते हैं बात, अब देखिए इसी इंस्ट्रक्शन को यूज करना है जो हमने अभी ये आपको बताया, इसी इंस्ट्रक्शन को यूज करना है। जो P की वैल्यू हमने निकाली है, जो Q की वैल्यू हमने निकाली है, इनका स्क्वायर करना है। यदि आप P का डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे, आपको पता है P इज इक्वल टू है साइन ए प्लस साइन बी। जब P का आप स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर इट मीन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी। और इसी तरीके से Q का भी जब आप स्क्वायर करेंगे और दोनों को जब आप रखेंगे किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में जो दे रखा है हमें, दोनों को जब आप इस फॉर्मेट में रखेंगे P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और दोनों को जब सोल्व करने के बाद दोस्तों ये आता है माइनस कोस A माइनस बी। देखिए कुछ दोस्तों को ये भी हो सकता है डियर स्टूडेंट, ये आंसर आपका आया है और ये आंसर ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में यदि ये आंसर नहीं है तो क्या हुआ ये आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि ये माइनस आ गया हुआ है, साथ में यहां भी माइनस है। अब ये देखिए ये आंसर नहीं हो सकता। अब आप देखिए कोस ऑफ π/2 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा। अब ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो अब आप बताइए, हमें पता है एक कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, कोस पाई माइनस थीटा, और पाई माइनस थीटा का मतलब हो गया कि यहाँ ASTC रूल दिखेंगे, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव, इसमें टेन थीटा कोट थीटा पॉजिटिव, और इसमें कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। अब देखिए यदि मैं पाई माइनस थीटा करूंगा, यहाँ पे कोस ऑफ पाई माइनस थीटा करूंगा तो ये आएगा माइनस कोस थीटा। इट मीन्स माइनस कोस थीटा आ रहा है। अब हमारा ये आंसर चेक करिएगा आप, यानी कि कोस, यहाँ पे लिखूं मैं कोस पाई माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा जो रिक्वायर्ड आंसर है हमारा, वो आ जाएगा डी, कोस ऑफ पाई माइनस ए माइनस बी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए अगेन फिर से फॉर द फॉलोइंग 2 आइटम्स, फिर 2 आइटम्स दे रखे हैं और कहा गया है कि P इज इक्वल टू है कोसेक 20 और Q है कोसेक 70। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब आप लिखेंगे, सबसे पहले तो आप ऊपर वाले इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखिएगा। ऊपर वाले इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखेंगे तो मैं ऐसा करता हूं, ये लिखा हुआ है, इससे ये 4 जो है ना 1/4 में बाहर ले लेता हूं, ठीक है दोस्तों। जब मैंने 1/4 बाहर ले लिया तो क्या किया हमने, √3P माइनस Q, ये आ गया। अब आ गया क्या 1/4 √3 P है हमारा, यहां से देखिए कोसेक 20, कोसेक 20 को क्या लिख सकते हैं 1/sin 20, ओके 1/sin 20, ओके। उसके बाद देखिएगा माइनस Q क्या है कोसेक 70, तो 1 बाई, देखिए दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 1/sin 70, और आपको पता है इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, इसको cos 20 भी लिख सकता हूं, क्योंकि हमें पता है कि cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ओके। अब देखिए आप, इसको मैं लिख सकता हूं cos 20, ठीक है, ये लिख सकता हूं। ये कोसेक यानी ये 1/sin 70 होगा, ये क्या होगा 1/sin 70 होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/cos 20। अब देखिए जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4, एलसीएम आएगा हमारा sin 20 cos 20, इसके देखिएगा √3 cos 20 माइनस sin 20। दोस्तों देखिएगा अब हम क्या करते हैं इस केस में, अब आप देखिए इसको यदि आप प्रॉपर सॉल्यूशन पे जाएंगे तो यहाँ आप
2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। ओके, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, और आप यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए या 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। तो ये जो है ना, ये 2 नीचे ऊपर चला जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। जब आप आगे जाएंगे तो आपके पास ये बन जाएगा फॉर्मूला साइन a माइनस बी का, और नीचे जो लिखा हुआ है वो है 2 साइन 20 कोस 20। आपको पता है साइन 2 साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये बन जाएगा हमारा कितना, साइन 40, और ऊपर भी बन जाएगा साइन 40, और आंसर आ जाएगा हमारा 1। तो इसका आंसर 57 का आंसर आ जाएगा 1 57 का आंसर। ओके दोस्तों, जब आप इसको अगले क्वेश्चन को जब आप सोल्व करेंगे पी स्क्वायर प्लस स्क्वायर, सिमिलर वे में इसका आंसर एज इट इज आ जाएगा 3/2। ओके, अब देखिएगा फॉर द फॉलोइंग 2 आइटम्स। अब 2 आइटम्स आगे दे रखे हैं। अब इनके लिए जो भी दे रखा है, देखिए कोस ऑफ a प्लस बी 1/2 दे रखा है। ये देखिए आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, कोस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, कोस में 60 की वैल्यू होती है, यहाँ कोस में 1/2 वैल्यू 30 डिग्री की वैल्यू, यानी कि इनको जब आप इक्वल करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को जब आप इक्वल करेंगे दोस्तों, हाउ मेनी वैल्यूज डज x प्लस वाई हैव, तो इसका आंसर आएगा 4। ओके, इन द सिमिलर मैनर ये भी सेम क्वेश्चन है, डज y माइनस एक्स, जब इसकी वैल्यूज हम निकालेंगे तो पाई के टर्म्स में इसकी वैल्यू भी आएगी 4। 60 नंबर क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए, इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट। दोस्तों ये सेट्स का बहुत इजी क्वेश्चन है, यदि आपने ये ट्राई किया है तो, एंड 26 लाइक प्लेड फुटबॉल, फर्दर ईच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स का मतलब हो गया एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, यानी कम से कम 2 गेम वो खेलता हो। आगे कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एग्जैक्टली 1 गेम। इस क्वेश्चन को जब आप सेट के अंदर आप जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, फुटबॉल क्रिकेट और हल्का सा भी कंसेप्ट अप्लाई करेंगे दोस्तों, इसका आंसर आएगा 30। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखिए ये 2 इक्वेशन दे रखी हैं आपको, ठीक है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपको पता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जब सॉल्यूशन हम लोग करते हैं तो क्रेमर्स रूल यूज करते हैं, और जब क्रेमर्स रूल में आपको पता होगा जब भी इक्वेशन होती है हम d लिखते हैं, d1 लिखते हैं, d2 लिखते हैं, उसी के बेस पे हम लोग यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इस तरीके से सोल्व करते हैं। तो इसका फर्दर आंसर आएगा हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो अपने पास जो है दोस्तों, आपको ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ये सभी स्टूडेंट्स को करना चाहिए था। वेयर आई इज इक्वल टू, आपको पता है आयोटा इज इक्वल टू √(-1), देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m-n। m-n की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू आपको मैं हल्का सा बता देता हूँ कि 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा। जब आप इसको सोल्व करेंगे 1 - आयोटा 1 - आयोटा, तो ये हो जाएगा 1 - आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन, ये देखिए a + b a - b, तो 1 - आयोटा स्क्वायर। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो 1 + आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा अपॉन ये हो जाएगा 2, तो ये कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो सेम इसको रेशनलाइजेशन करेंगे, 1 + आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो स्मॉलेस्ट m-n की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का A। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, इन ऑब्टेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x + y + z = 7, x + 2y + 3z = 16, x + 3y + 4z = 22, क्रेमर्स रूल। अगेन दोस्तों क्रेमर्स रूल में क्या करते हैं, हमें इक्वेशंस दी होती हैं, इक्वेशंस के बेस पे हम लोग d लिखते हैं, उसके बाद d1 लिखते हैं, d2 लिखते हैं और d3 लिखते हैं, फिर हम x = लिखते हैं ये d1/d, y = लिखते हैं d2/d और z = लिखते हैं d3/d। जब हम लोग ये कंप्लीट लिख लेते हैं उसके बाद देखिए, आप लोगों को जब भी d1 लिखना होता है, d लिखना होता है, तो आप x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट लेते हैं। जब आपको d1 लिखना होता है तो x के कोफिशिएंट को स्किप कर देते हैं, जब आपको d2 लिखना होता है तो आप y के कोफिशिएंट को स्किप कर देते हैं, और जब d2 आप लिखेंगे y के कोफिशिएंट स्किप y के कोफिशिएंट, उसके बाद जब आप d2 को सोल्व करेंगे तो एक सिंपल सी आपकी एक ज्योमेट्री वो बनेगी, डिटरमिनेंट बनेगी, उसका आंसर आ जाएगा -3। देखिए कुछ बच्चों ने आंसर ये भी किया है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, इस
क्रैमर्स रूल में जो D2 लिखते हैं उसमें हल्की सी गलती कर दी, रो और कॉलम लेने में गलती कर दी, इसका आंसर आएगा करेक्ट -3। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द नॉन सिंगुलर। देखिए दो चीज होती है, एक तो होता है सिंगुलर, एक तो होता है सिंगुलर, एक होता है नॉन सिंगुलर। देखिए सिंगुलर का मतलब क्या होता है, जिसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, वो डिटरमिनेंट सिंगुलर कहलाती है। नॉन सिंगुलर, द डिटरमिनेंट डज नॉट कंटेन द वैल्यू 0, दोज आर नॉन सिंगुलर। अब इसमें क्या दे रखा है, देखिए ए बी इनवर्स, हमने पढ़ा है कि ए बी इनवर्स हमेशा होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है, ये रूल होता है। जबकि यहाँ ए इनवर्स बी इनवर्स दे रखा है, ये गलत हो गया। अब ये देखिए बी ए बी इनवर्स, यहाँ पर ये भी इनकरेक्ट है। आप देखिए ट्रांसपोज में ए बी ट्रांसपोज, ये क्या होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन में नन ऑफ दीज। आगे चलते हैं, तो अब हम लोग दोबारा से 66 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। देखिए इस डिटरमिनेंट को जब आप सोल्व करेंगे तो ये कह रहा है कि ये डिटरमिनेंट किससे इक्वल होगी, तो आप जब आप इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे और आप जब सी नंबर के डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो आपको वैल्यू सेम मिलेगी। बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिटरमिनेंट इसमें लगाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 है 1 ओमेगा स्क्वायर विद 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप जानते हैं, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। जब आप ये कंसेप्ट इसमें अप्लाई करेंगे तो आपसे कहा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो वो आएगी आपकी 6ab। यह आंसर आएगा हमारा 6ab। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 पे। तो 68 जो है क्वेश्चन पढ़िएगा, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई 4। देखिए कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होता है, इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर में आगे दे रखा है नंबर दैट आर डिविजिबल बाई 4 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 एंड रिपीटेशन ऑफ 4 डिजिट का बना रहे हैं 1 2 3 ये 4। देखिए यहां पर आपका दो नंबर्स यदि डिवाइड हो रहे हैं 4 से तो वो जो नंबर्स होते हैं वो डिविजिबल बाई 4 होते हैं। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा बी, यानी 6, यानी 2 + 2 का अरेंजमेंट बनेगा, टोटल आएगा 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। 69 जो आपको क्वेश्चन नंबर है वो कह रहा है इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC एंड P इज द पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, देखिए तीनों साइड्स का सम ऑफ द ऑल द 3 साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ द साइड्स, perimeter of the triangle. And now we will apply column and row operation in this particular determinant, then we can find the answer is 2p cube. Answer is B. And now coming on the question number 70, which one of the following is the greatest coefficient of the expansion। देखिए greatest coefficient जब आप लोग 1 + x की पावर n, जब आप खोलते हैं NCR x की पावर, यहाँ पे x + y ले लेते हैं, x की पावर n - r y की पावर r, तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा x टू द पावर 50 का जो कोफिशिएंट है वो ग्रेटेस्ट है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 71, इफ p टू द पावर x q टू द पावर y और r टू द पावर z ये दिया हुआ है, वेयर x y z आर इन GP। देखिए GP का क्या कंसेप्ट है, जब x y और z GP में होते हैं तो मिडिल टर्म का स्क्वायर और जो एक्सटर्नल टर्म्स एक्सटीरियर टर्म्स होते हैं उनका मल्टीपल का इक्वल होता है। उसके बाद कहा गया कि देन द कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट P Q R R इन AP का क्या होता है, मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द बोथ एक्सटर्नल टर्म्स, सो दैट वी कैन फाइंड द आंसर B सेकेंड ओनली, तो ये आएगा 71 में B। आ गया ये 72 नंबर क्वेश्चन, इफ A and B आर नॉन एम्प्टी सबसेट्स। देखिए सेट A कॉम्प्लीमेंट, देखिए सेट A यदि सपोज ये है, ये सेट A है और मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि A कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको ये सारा लेना है और A को नहीं लेना है। जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे फर्स्ट ओनली। ओके, इसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, लेट x y इज इक्वल टू x बार। ओके, x फैक्टोरियल है, सॉरी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू x फैक्टोरियल, z इज इक्वल टू 2x फैक्टोरियल और z अपॉन y 120। अब मैं आपसे एक बात बताऊं कि जब इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया तब मैंने x इज इक्वल टू एक बार कंसीडर कीजिए 3, तो y इज इक्वल टू हो गया 3 फैक्टोरियल और z इज इक्वल टू हो गया 6 फैक्टोरियल। जब मैंने z अपॉन y किया तो z कितना होता है 6 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल। देखिए 6 × 5 × 4
इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 120। यानी यहाँ पे कंसीडर हो गया 120, यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब हमसे पूछा गया है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x फैक्टोरियल। 3x फैक्टोरियल, x की वैल्यू हमने 3 रखी, तो 3x फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 9 फैक्टोरियल। और 9 फैक्टोरियल की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आएगी 9 फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 1, ये सब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो पर्टिकुलर आंसर आएगा वो आएगा ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए दोस्तों, लेट n बी ए नेचुरल नंबर, द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोज। कॉन्जिक्यूटिव जीरोज का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो जीरोज लगातार हों। ओके, एट द एंड ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ n फैक्टोरियल इज एग्जैक्टली 2, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल। देखिए आपको मैं बताता हूं कि नंबर ऑफ जीरोज एंड में जब हम निकालते हैं तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कैसे बनते हैं, 2 का एक्सपोनेंट और 5 का एक्सपोनेंट यदि आप निकालते हैं, पेयर ऑफ दीज निकाल लेते हैं तो इनसे नंबर ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो पॉसिबल आएगी वो आएगी मोर देन 5। आइए क्वेश्चन नंबर 75 पे। 75 नंबर क्वेश्चन भी आप छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत बच्चों ने इसमें माइनर करेक्शन किया है। तो इस देखिए, इफ दिस वन एंड दिस वन आर इन एपी। एपी का कंसेप्ट आपको पता है, एपी कंसेप्ट है एबीसी जब एपी में होते हैं तो यानी कि 2b बराबर क्या होगा, a प्लस सी। इन द सिमिलर वे इनको रखिएगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 10 प्लस log 10 बेस y इज इक्वल टू 10 प्लस log 10 बेस x प्लस, आप देखिएगा ये 10 प्लस log 10 बेस z। जब आप इनको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो स्टेटमेंट आएगा इनसे रिलेटेड जो भी दे रखा है इससे रिलेटेड आएगा सेकंड। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सोल्व करते। आगे देखिए क्या एक 76 नंबर क्वेश्चन है। 76 नंबर क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को पहली बार देखते ही किसी बच्चे ने बहुत जल्दी सोल्व कर दिया होगा। ये इतना पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा घुमा है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, या तो डेसिमल नंबर्स का सॉल्यूशन देखते हैं या फिर बाइनरी नंबर्स का सॉल्यूशन देखते हैं, या तो बाइनरी टू डेसिमल आता है या डेसिमल टू बाइनरी। इस बार जो क्वेश्चन दिया ये कि अमाउंट टू सम इक्वल टू इस ये होगा, और ये कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स, ये क्या होंगी। जब हमने सोल्व किया फिर उसको बाइनरी में जब कन्वर्ट किया तो इसका आंसर आ गया डी। तो आगे दोस्तों देखिए 76 जो नंबर क्वेश्चन है। अब आपके सामने अगले क्वेश्चन के लिए आ रहे हैं हमारे जो मैथमेटिक्स के जो सर है प्रमोद सर, आपको अगले क्वेश्चन। काफी लंबा टाइम हो गया सर हमें। हाँ, तो अभी जी सर काफी लंबा टाइम, आपको भी बहुत इंतजार हो गया। अब हम आपको आंसर्स बता रहे हैं जल्दी। जी सर 76 नंबर क्वेश्चन। 70 हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन द टू एपीज। टू एपीज आपको अलग अलग एपीज दे रखी है एंड अप टू 10 टर्म्स एंड दिस इज अप टू 75 टर्म। ये बोल रहा है कि आइडेंटिकल टर्म्स कितने होंगे। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे इसका आंसर आपको मिलने वाला है 37। जी सर, इसका आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा 37। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 78, वो जो आपको एक अल्फा दिया हुआ है वो एक्चुअल में अल्फा है बट उसका मीनिंग निकलता है ओमेगा की वैल्यू है। और जैसे ही आप अल्फा की जगह ओमेगा पुट करोगे तो जी सर आपके पास आंसर निकल के आएगा सर, यहाँ पे आएगा 0 आंसर आएगा। यहाँ पे बी नहीं है, सी आएगा, 0 आएगा आंसर। जी सर आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 13। इसकी जनरल मैथ्स में बड़ी शॉर्ट ट्रिक होती है और उस शॉर्ट ट्रिक को यूज करके हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर जो मिलेगा। जी सर इसका आंसर आएगा 8। ठीक है, आप इसको जनरल अर्थमेटिक के रूल से भी कर सकते हैं। जी सर आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, इसका इनवर्स जो मिलेगा उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना था। तो और उसका जो इनवर्स जो आएगा सर वो आएगा 1/2। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परपेंडिकुलर फॉर्म द स्ट्रेट लाइन। इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर कौन सी है। तो बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपने m1 into m2 इक्वल्स टू -1 यूज किया होगा और उससे आपको परपेंडिकुलर लाइन मालूम चल। m1 m2 स्लोप को आप प्रोडक्ट करेंगे -1 आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा इसमें C। जी नेक्स्ट
इसके बाद में 82 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द वर्टिसेस बी एंड डी ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी आर फर्स्ट एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ए और बी और डी जो है उसके पॉइंट दे रखे हैं और उस स्क्वायर का एरिया, इट मींस आप डायगोनल फाइंड कर सकते हो और डायगोनल बेसिक की हेल्प से जो बेसिक प्रॉपर्टी है वहां से भी आप जी सर, इसका आंसर आ जाए आपके 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सर 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ साइन थीटा इफ द थीटा एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस हुज इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, दो इक्वेशन है तो आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के स्लोप फाइंड करोगे m1 और m2 और जी फिर सर, फॉर्मूला। इसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 1/√2। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कल टच द x एक्सिस एट p एंड y एक्सिस एट q, देन व्हाट इज द PQ इक्वल टू y एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करता है उसके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है और वो आपने डिस्टेंस आपने स्पेशल केसेस में पढ़ा होगा, आप सर्कल टचेज x एक्सिस y एक्सिस बोथ एक्सिस। ओके, इसका आंसर आएगा सर √2 के। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला में आपको पता है दो फोकाई होती है और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। जी सर, और ये बहुत बेसिक से जब टॉपिक स्टार्ट करते हैं तभी आपको बता दिया जाता है, तो इसका आंसर आएगा सर √5। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको वेक्टर दे रखा है p और q और a और b वेक्टर जो है उसकी फॉर्म में p और q दिया हुआ है, जिसमें a और b का डिटरमिनेंट भी दे रखा है, a और b का डॉट प्रोडक्ट भी दिया हुआ है और इन सब को यूज करके आपको a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो जब आप फाइंड करोगे वेक्टर तो आंसर आएगा सर, इसका आंसर आएगा 2√3। ठीक है, मॉड ऑफ p क्रॉस q निकालना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी of the following can be vector perpendicular to both the vector। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था इसमें। आप एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का डॉट करोगे 0 आ जाएगा, उसके बाद आपके पास पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा, वो आएगा सर, इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑल द 3। जी सर, क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose sides are represented by the vector। देखिए दो वेक्टर दे रखे हैं, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया दे रखा है रिप्रेजेंट बाय वेक्टर्स, तो ये आ जाएगा √26। ये तो लगभग सभी ने सही किया होगा, ये किसी का गलत नहीं हुआ होगा। जी सर, अगला क्वेश्चन देखिएगा, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ए बी एंड सी डी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी गिवन बाय दिस वन। एक वेक्टर ये दे रखा है, एक वेक्टर ये दे रखा है, एंड दिस वन रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। और आप एंगल बिटवीन दो डायगोनल्स निकाल के एंगल आपको पता है ए डॉट बी cos थीटा मोड ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी आपने निकाल लिया होगा, ये आ गया सर 90 डिग्री। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं। ये थोड़ा सा आपको लगा होगा कि फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी आपने r क्रॉस f यानी क्रॉस प्रोडक्ट से किया होगा, तो इसका आंसर आया होगा -2 इसका आंसर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 91 में चलते हैं, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। और इसके लिए जो आपको फंक्शन है बहुत ही सिंपल सा फंक्शन दिया हुआ था, क्यूब रूट दिया हुआ था और उसमें आपने डोमेन फाइंड किया तो आपको आंसर मिला होगा। जी सर, इसका आंसर जो है सर बी है, -∞ to ∞। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन के साथ आपको इसी फंक्शन के साथ मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसका आंसर है बी, ए मैक्सिमम एट x = 1। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक बेसिक से आपको एक इंफॉर्मेशन दी है और इसमें जिसने भी ये क्वेश्चन किया होगा उसका आंसर आया होगा 0.5 इज द करेक्ट आंसर। 93 94 में इसी को जब आपने f' -1 किया होगा, इसका आंसर आया सर, इसका आंसर है सी। जी सर, इसका आंसर है सी। जी सर, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, 95 में आपको इंटीग्रेशन जो है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में आप बाई पार्ट के कॉन्सेप्ट भी पढ़े होंगे, तो सर 95 का जो आंसर आया है वो आया है सी। 95 में आया है सी, 95 में सी। 96 इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसमें जो आंसर आया है वो है डी। 95 में ये है सर डी इसका आंसर। जी सर, जी सर, प्रमोद सर आप बताइए। उसके बाद में जो 97 है वो जो आपको dy/dx मिला है, उसी dy/dx में जैसे ही आप 3.5 पुट करोगे तो उस वक्त जो आपका आंसर आएगा। हाँ सर, हाँ जी सर, वो आंसर आ जाएगा सर ए, तब आंसर आ जाएगा आपका ए। और 98 नंबर पे जो क्वेश्चन है, जी सर, वो उसी से बेस्ड है, उसी इंफॉर्मेशन बेस्ड है। इसमें आपका स्टेटमेंट जो पूछा गया है, इसमें नाइदर वन नोर सेकंड, आपका डी आंसर आ जाएगा। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट आपके रॉन्ग होंगे। जी सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक स्टेटमेंट और बहुत बेसिक सा अपनी नॉर्मल बुक्स जो चलती है उस बुक्स में यह फंक्शन मिलता है और उस फंक्शन के कंपोजिशन से क्वेश्चन आया है। कंपोजिशन और 4 टाइम्स इट मींस
5 टाइम्स आपको कंपोजिट करके और फिर उसमें 0 पुट करना है। फंक्शन ऑफ फंक्शंस की वैल्यू पूछिए तो इसका आंसर आ गया ए 0। 99 क्वेश्चन अब आपका शतक लगने वाला है। हम लोगों ने जितनी सटीक आंसर की बनाई है आप उस पर बिलीव करें। और अगला जो 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर विच द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, इनवर्स जब आपने उसका निकाला होगा तो उसका आंसर आया होगा आपका डी। जी सर। व्हाट इज द सम ऑफ द बाइनरी नंबर, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आया है बाइनरी का सर, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। जिसको सम आता था अच्छी बात है, लेकिन बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करके सम करके फिर बाइनरी में कन्वर्ट यदि किया होगा तो इसका आंसर आया होगा आपके पास ए। 102 set x contains 3 n elements and set y contains 2 n elements and they have n elements in common. How many elements does x minus y? देखिए आप लोगों को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने पढ़े होंगे सेट से रिलेटेड, आपने हल्का सा भी इसका कंसेप्ट लगाया तो आपके पास आंसर जो आया है वो आया है 2n²। इसका आंसर है 2n²। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। 103 जो क्वेश्चन है वो भी आपको हाउ मेनी एलिमेंट डज द सबसेट, वो भी सेट से रिलेटेड है। इसमें आंसर आपका आया होगा 15। क्वेश्चन नंबर 104 जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के कंसेप्ट से रिलेटेड है। इसमें आपका आंसर आया होगा सर, इसमें आंसर आया है जैसे जिसका भी डी सही है सर उसका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही। 105 एक मैट्रिक्स दे रखी है, सिंगुलरिटी नॉन सिंगुलरिटी के रूल्स आपको पता है, तो इसका आंसर है सर सी। ये कह सकते हैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव था क्वेश्चन। हाँ कैलकुलेटिव था सर बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 106 स्किप करोगे तो भी समझदारी वाली बात रहेगी ऐसे क्वेश्चन में। जी जिन्होंने भी इनवर्स का बेसिक पढ़ा है, देखिए इनवर्स में आपको पता है साइन इनवर्स फंक्शन कोस इनवर्स फंक्शन -1 से 1 के आउट नहीं जा सकते, लेकिन जिन्होंने थोड़ा सा भी इस क्वेश्चन को किया है उसका आंसर ये करेक्ट आया होगा π/4। बेसिक क्वेश्चन है ये। 106 में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ट्रिग्नोमेट्री से ही है। जी सर। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ थीटा वेयर थीटा -π2 + π। जी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। cot थीटा = -√3 and cosec थीटा = -2। तो कितने सॉल्यूशन इसको आपको सर मिले हमें? जी सर, हमें इसके सॉल्यूशन मिले 1, ओनली 1 नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का बेसिक टॉपिक आपने पढ़ा होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो एक एल्जेब्रा का भी कह सकते हो, एल्जेब्रा इन ट्रिग्नोमेट्री भी कह सकते हो। x + 1/x आपको दिया हुआ है और x³ + 1/x³। थोड़ा सा यदि देख लीजिए x³ + 1/x³, आप इसमें a³ + b³ का थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करेंगे तो सर इसका आंसर हमने ऑब्टेन किया है वो है सी। जी सर। क्वेश्चन नंबर 109 में आपको देखिए ये दे रखा है 0 ≤ x ≤ π/2। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस वन। थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, आपको यदि सेक कोसेक में नहीं पता साइन कोस में कन्वर्ट कर लीजिए और इसका आंसर जो आ गया वो आ गया सर 1। जी अगला क्वेश्चन राजस्थान एनडी एकेडमी की सीट से ही है सर। ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चों ने पूछा है सर, इसमें इनवर्स का आप हल्का सा कंसेप्ट लगाएंगे सर, इसका आंसर आ जाएगा 2 - √3। क्वेश्चन नंबर 111। जी सर। If the roots of the equation are equal, then which one of the following is correct? और इसके लिए जो आपको इक्वेशन यूज करनी है, इक्वेशन काफी बड़ी फॉर्म में दी गई है बट कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक वाले ही लगने हैं। अगर रूट्स इक्वल है तो आप जानते हो b² - 4ac = 0 और वहां से आप a b c कॉपी करोगे तो सॉल्यूशन करने पर है। जी सर, डी आंसर इसका आ जाएगा सर, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों डी। जी 112 इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल a b c आर इन। देखिए a b c जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे सर 112 में HP में, ठीक है। APGP HP आपने बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं। 113 नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फिर उसी प्रोग्रेशन वाली सीरीज से है जिसमें डायरेक्शन दे रखी है 6 10 14। इट मींस AP है और नेक्स्ट भी AP ही है। उसमें m और n की वैल्यू के लिए आपको कंडीशन दी हुई है और उस कंडीशन के अंडर में रहते हुए आपको क्वेश्चन बताना कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन m एंड n। तो आपका सर आंसर इसका मिलेगा हमें डी मिलेगा सर इसका आंसर। जब हम लोग कंडीशंस को फॉलो करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा डी। 113 में डी एंड 14 में है कि हाउ मेनी वैल्यू ऑफ n आर पॉसिबल। जब उसकी कंडीशंस को देखा जाएगा और m की वैल्यू जब फाइंड की जाएगी तो उसके नंबर्स हमें मिलेंगे सर 2 मिलेंगे सर, इसके नंबर्स मिलेंगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग पॉइंट्स। और पॉइंट्स अपने को डायरेक्शन में दे रखे हैं। जी सर। एक्चुअली क्या है यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट जब आप यूज करेंगे सर इसका आंसर आ जाएगा 54। इसका आंसर आ जाएगा 54। इसमें आपको हल्का सा यही हो सकता है कि जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं उनके क्वाड्रिलेटरल्स हटाने पड़ेंगे और जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं उनके क्वाड्रिलेटरल्स को आप निकालेंगे। 54 इसका आंसर आएगा। आगे जो क्वेश्चन है सर 116
How many quadrilaters can be formed by joining the 3 points? These points. These points को यूज करके जो भी आएंगे वो आएंगे सर 53 यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, जिसमें 1 और 4 रखेंगे तो आंसर 2 आएगा, और उसके रूट्स में भी एक रूट अपने को गिवन है कि 2 होगा। तो जैसे ही आप एबीसी की फॉर्म में 3 इक्वेशन बनाओगे और उन इक्वेशंस को एलिमिनेट करोगे तो आपको एलिमिनेट करके एबीसी की पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, और फिर उस वैल्यू से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज द अदर रूट आपको मिलने वाला है जी 3 इसमें मिलेगा, अदर रूट में सर मिलेगा 3, और वो जो एबीसी की वैल्यू है उनका समेशन आपको मिलने वाला है 2। 100 जी बिल्कुल सर, इसका आंसर आ जाएगा अपना 118 में आंसर आएगा बच्चों 2, 118 में 2 आंसर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन है। ये कहना चाह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिसेस a टू द पावर 4। बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है डिटरमिनेंट का, कि उसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट करके फिर पावर करें या फिर पावर करके फिर डिटरमिनेंट करें, आंसर हमेशा सेम रहता है। तो हम पहले इसका डिटरमिनेंट कर लेते हैं। डिटरमिनेंट अपने को मिलने वाला है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, और फिर उसकी पावर 4 करेंगे तो 1 टू द पावर 4 1 टू द पावर 4 1 आएगा। ये बेसिक क्वेश्चन था सर, इसका आंसर आ गया बी। दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है 120, और 120 नंबर क्वेश्चन सर आप बताइएगा व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ इनवर्स इक्वल टू। एडजॉइंट ऑफ इनवर्स जब आप निकालेंगे दोस्तों, देखिए सर वही डिटरमिनेंट है, वही डिटरमिनेंट है, एडजॉइंट करना है और फिर इनवर्स करना है। जैसा कि आपको पता है इनवर्स की प्रोसेस में भी एक एडजॉइंट आपको दोबारा करना पड़ता है। तो फर्स्ट टाइम जब आप इसका एडजॉइंट करोगे, फिर जब आप इनवर्स करोगे तो अगेन दोबारा एडजॉइंट करना पड़ेगा, और ऐसा करने से आपको वही मैट्रिक्स सेम वापस मिल जाएगा, सेम आपको आंसर मिलेगा ए। दोस्तों 120 क्वेश्चंस का सटीक और तेज गति से सॉल्यूशन राजस्थान एनडीए एकेडमी सीकर की तरफ से आपको मिला है। मैं और मेरे साथी प्रमोद सर ने बहुत जल्दी सॉल्व करके इन क्वेश्चंस को, हमारी पूरी टीम ने कह लीजिए, राजस्थान एनडीए एकेडमी ने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया है, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नया बैच, नेक्स्ट सेशन के लिए नया बैच स्टार्ट हो चुका है। राजस्थान एनडीए एकेडमी विजिट करें, ये सीकर में अवेलेबल है। वेबसाइट पे भी आप राजस्थान एनडीए एकेडमी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, और आप हमसे यहाँ मीट कर सकते हैं, आप कैंपस देख सकते हैं। यहाँ पे हॉस्टल में स्टूडेंट्स रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, सारे टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है, और हम लोग जो है जितनी कोशिश हो सकती है हमारी उतनी कोशिश करते हैं कि बच्चे का बेस्ट फ्यूचर हो। और दोस्तों नंबर ऑफ सिलेक्शंस हमारे बहुत होते हैं, और ये कह लीजिए आप इंडिया का टॉप मोस्ट एनडीए एकेडमी है, आप इसे ज्वाइन कीजिए, और हम लोग आपकी तरफ से आशा करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, और उसके बाद इंटरव्यू जब आपका हो, आपका जो, क्योंकि दोस्तों आपको पता है 900 का एग्जाम और 900 का इंटरव्यू, इस दौरान आप इंटरव्यू क्लासेस भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ओके बिल्कुल सर। और जैसा बच्चों कई बच्चों को लगता है कि हमारा पेपर अच्छा नहीं है, अगर थोड़ा बहुत वो मायूसी आ रही है, तो मेरिट बिल्कुल इसकी वैसे ही रहनी है जैसे पिछले सालों में रही है। कट ऑफ मार्क्स जो होते हैं वो 25% के अराउंड ही रहते हैं, और इस बार वाला जो पेपर है उसका भी लेवल बिल्कुल पिछले पेपर्स के जैसा ही है। पेपर इजी रहता है, कुछ लेंथी क्वेश्चंस को यूपीएससी 20-20 में ऐड करती है ताकि बच्चों का टाइम कंज्यूम करना चाहिए। यूपीएससी खुद चाहती है कि बच्चों का टाइम कंज्यूम हो, और ताकि वो अच्छे क्रीम बच्चों को सिलेक्ट कर पाए। तो जिन्होंने स्किप करते हुए क्वेश्चन को चूज किया है, चूज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, उनका पेपर अच्छा हुआ है। फिर भी अगर हल्की फुल्की मायूसी है, और इसमें अगर आपने 75 मार्क्स तक का भी अटेम्प्ट कर दिया है, अगर आपके माइनस मार्किंग वाले को आप स्किप करो आए हुए मार्क्स में से, और फिर 75 मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो फिर उम्मीद रखो कि गेट वाले पेपर में आप और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, और दोनों को मिला के जो मेरिट बनती है उसमें ज्यादा मायूसी की जरूरत नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि गेट वाला पेपर भी आपका अच्छा हुआ हो, उसकी आंसर की भी आपको मिल जाएगी हमारे वेबसाइट पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे। और ये जो आंसर की जो हमने सोल्व किए, ये इसका पर्टिकुलर टाइप जो है पीडीएफ फॉर्म में भी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटा। ओके ठीक है दोस्तों, आप बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जितने भी तरीके का डिस्कशन करना हो आप एनडीए एकेडमी, राजस्थान एनडीए एकेडमी आइए, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। कॉन्ग्रेचुलेसन, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।